जी नमस्कार भाई बहनों। मैं नंदलाल भारती यूट्यूब चैनल @ नंदलाल भारती 5454 पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई बहनों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है निरापद। तो भाई बहनों, आइए सुनते हैं कहानी निरापद। राम सेवक का बेटा राम गुलाम बीए तक की पढ़ाई पूरी कर गांव से शहर नौकरी की तलाश में जाने की जिद पर अड़ गया था। राम सेवक के और आगे पढ़ाने की इच्छा के बाद भी एक दिन राम गुलाम नीम के चबूतरे पर बैठा छोटे छोटे कंकड़ से निशाना साध रहा था। इसी बीच राम सेवक आ गया, पर राम गुलाम इससे बेखबर था। वह निशाना साध साध कर कंकड़ मारे जा रहा था। राम सेवक बेटे की बेचैनी को देखकर बोला, बेटा राम गुलाम, तुम क्या कर रहे हो? राम गुलाम बोला, बाबू कुछ तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। राम सेवक बोला, क्यों बेचैन है बेटवा? क्यों बेचैन है? क्यों शहर जाने की जिद कर रहा है? बेटा, भले ही अनपढ़ गंवार हूँ, पर तेरा दर्द समझता हूँ। लाख गरीबी में तुमको पाला पोसा है। तुमको मैं अभागा कुछ भी तो नहीं दे सका। जब से होश संभाला है, तब से घर परिवार की दरिद्रता ही देख रहा है। राम गुलाम बोला, क्यों दुखी हो रहे हो बापू? ऐसी कोई बात नहीं है। राम सेवक बोला, बेटा तू शहर जाना चाहता है तो बड़े शौक से जा। मेरी एक बात ध्यान में रखना। राम गुलाम पूछा, कौन सी बात बापू? राम गुलाम बेटे को बताए, कुछ पैसा हाथ में आते ही पढ़ाई शुरू कर देना। राम गुलाम बोला, हाँ बाबू, आपकी सलाह याद रखूंगा। बापू, घर की हालत देखी नहीं जाती। तुम्हारी धोती देखो कितनी जगह से फटी है। माँ की साड़ी में कितने पेवन लगे हैं। बापू, अब मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। विश्वास करो, किस्मत ने साथ दिया तो गरीबी दूर हो जाएगी। राम सेवक बड़े गुमान के साथ बोला, बेटा, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। राम गुलाम अपने पिता का पांव छूते हुए बोला, बापू, तुमने और माँ ने मेरे लिए बहुत तकलीफें सही हैं। तुमने अपनी इच्छाओं की हत्या कर दी मुझे पढ़ाने के लिए। मैं शहर जाकर कुछ कमाऊंगा, तभी गृहस्थी की गाड़ी आगे सरकेगी। बापू, तुम चिंता न करो। राम सेवक बोला, वही शहर की बात बेटा। राम गुलाम बोला, हाँ बापू, शहर तो जाना ही होगा। गांव में रहकर तो अपने सुख के दिन कभी नहीं आ पाएंगे। राम सेवक बोला,
बेटा शहर से तुमको इतनी उम्मीद है तो जाओ, तुम्हारी किस्मत संवर जाए, इससे अच्छी खबर हमारे लिए क्या होगी। इसी में तो हमारी और हमारे खानदान की भलाई है। बेटवा शहर में जाना तो शहर से बराबर चिट्ठी लिखते रहना, चिट्ठी देते रहना। राम गुलाम, हाँ बापू, जरूर चिट्ठी लिखता रहूँगा, अपनी खबर देता रहूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। हाँ बापू, तुमको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। राम सेवक बेटा राम गुलाम के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा तुमसे ही उम्मीद है, तुमसे ही उम्मीद है। आखिरकार माँ बाप का झोली भर आशीर्वाद लेकर राम गुलाम शहर को कूच कर गया। शहर में वह दर दर भटकने लगा, जहाँ भी जगह खाली है का बोर्ड लगा देखता, वहाँ जाता, पर नौकरी नहीं मिलती। शैक्षणिक योग्यता की पहली नज़र में वह नौकरी पाने का हकदार हो जाता, पर जब बात सामाजिक योग्यता यानी जात की आती तो अयोग्य हो जाता है। देश की राजधानी में भी उसके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसे व्यवहार हुए, वह भी पढ़े लिखे देहाती लड़के के साथ। 6 साल तक राम गुलाम दिल्ली की खाक छानने के बाद मध्य भारत के इंदौर शहर जा पहुंचा। राम गुलाम को इस नए शहर में भी बहुत तकलीफें, दुख झेलना पड़ा, तकलीफें उठानी पड़ी। साल भर की बेरोजगारी और भाग दौड़ के बाद एक कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी के पहले दिन ही लंच के समय में दफ्तर का चपरासी आया और बोला, मिस्टर राम गुलाम, यह तो पता चल गया है कि तुम आजमगढ़ के हो, और तुम मुझे भी जान गए हो कि मैं रईस अहमद खान हूँ। कौन से गांव के तुम हो यही नहीं पता, यह भी तो बता दो। हो कौन से गांव के? आजमगढ़ का तो मैं भी हूँ। आजमगढ़ कोई छोटा मोटा जिला थोड़ा ही है, देश की शान है अपना आजमगढ़। राम गुलाम बोला, दुनिया की शान है। महापंडित राहुल संस्कृतान भी तो वहीं के थे। खैर, मेरा गांव चौकी लालगंज से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ का हूँ। इतने में साहब की कार बेल बजी, वह साहब के कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। रईस अहमद खान, अच्छा तो चौकी वाले राम गुलाम, थोड़ी देर में फिर मिलता हूँ, और कुछ भी तो जानना है। एक ही विभाग में 60 साल की उम्र तक साथ साथ रहना जो है। राम गुलाम बोला, ठीक है भाई, जान लो। चपरासी रईस अहमद खान दूसरे दिन मौका पाते ही प्रकट हुआ और बोला, राम गुलाम, तुम देखो मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ, इस दफ्तर में भले ही चपरासी हूँ, एक बात पूछूं, बताओगे क्या? राम गुलाम बोला, क्यों नहीं भाई, कौन सी ऐसी बात ना बताने लायक पूछने वाले हो रईस मियाँ? रईस बोला, मेरा पूरा नाम रईस अहमद खान है। खैर, मैं तो
तुम्हें किसी बड़ी जात का समझ रहा था। तुम किसी बड़ी जात की हो क्या? तुम बताओगे कि असली जात तुम्हारी क्या है? बहुत से छोटी जाति वाले जाति बदल कर नौकरी करते हैं और कॉलोनी में भी जात छुपा कर किराए का घर लेकर रहते हैं। तुम्हारी जाति क्या है? ये सवाल रईस ने राम गुलाम से पूछा। राम गुलाम बोला, मैं अनुसूचित जाति का हूँ। रईस अहमद खान, बाप रे, चमार को अब चाय पानी पिलाना पड़ेगा। चमार को अब चाय पानी पिलाना पड़ेगा। देखो, दफ्तर में चमार आ गया है, उसको भी चाय पानी पिलाना पड़ेगा। उसकी टेबल कुर्सी पोंछनी पड़ेगी। रईस को कहते ही धम से राम गुलाम के सामने कुर्सी पर बैठ गया। कुछ मिनट के बाद कॉलर सीधा करते हुए बोला, अपना तो धर्म भ्रष्ट हो गया और जाने लगा। राम गुलाम, मिस्टर रईस, दफ्तर की चाबी दे देना, कुछ दिन यहीं रहूँगा। ये साहब ने इजाज़त दे दी है ऑफिस के गेस्ट हाउस में रहने की। रईस अहमद खान, तू दफ्तर में रहेगा? हे भगवान, अब तो दफ्तर के बर्तन भाड़े भी भरभंड हो जाएंगे। साहब से बात कर लूँगा, इसके बाद चाबी दूंगा। तुम्हारे कहने से तो दूंगा नहीं। खैर, साहब ने रईस अहमद खान को लताड़ दिया। वह मुंह लटकाए आया और राम गुलाम की टेबल पर चाबी पटक दिया और बोला, देखो, कोई सामान लेकर भागना नहीं और जब तक रहना, दफ्तर के बर्तनों का उपयोग हरगिज नहीं करना। रईस अहमद खान ने खुलेआम राम गुलाम को भगाने की मुहिम जैसे छेड़ दिया था। दफ्तर में जातिवाद के कुछ पोषक भी रईस का साथ अपरोक्ष रूप से देने लगे थे। उन्हें भी राम गुलाम की उपस्थिति खलने लगी थी। राम गुलाम ईमानदारी से नौकरी करने में लग गया। रईस की साजिशों को नज़रअंदाज करते हुए बड़े अधिकारी ए साहब परोक्ष रूप से तो नहीं, अपरोक्ष रूप से राम गुलाम का सपोर्ट भी करते थे। अपने से ऊंचे अधिकारियों से भी राम गुलाम का तारीफ करने से नहीं चूकते थे। राम गुलाम था भी तारीफ करने लायक। जब तक काम पूरा नहीं होता था, उसे छोड़ता नहीं था। बीमारी की हालत में भी काम करता था पूरी लगन के साथ। उड़ीसा के भाई चंद्रमणि ने राम गुलाम को कुछ सपोर्ट किया और आत्मबल भी बढ़ाया। ए साहब के सपोर्ट को देखकर राम गुलाम को लगने लगा था कि इस कंपनी में उसका भविष्य सुरक्षित है। पर रईस था कि आग बोने से बाज नहीं आ रहा था। रईस की करतूतों को राम गुलाम नज़रअंदाज कर देता, पर वह हमेशा ही खार खाए रहता। दफ्तर के सभी लोग उसकी इस हरकत से परिचित हो गए थे। कुछ आग में घी भी डालने लगे थे। एक दिन यादव बाई आई, जो दफ्तर के साफ सफाई के साथ लैट्रिन बाथरूम भी साफ करती थी। वह काम निपटा कर जाने लगी। इतने में रईस चपरासी आया और बोला, क्यों यादव बाई, तुम कहाँ की हो? यादव बाई चिढ़ते हुए बोली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली की हूँ। कब तक तुमको बताती रहूँगी? 7 साल से मैं इस दफ्तर का
काम कर रही हूँ, तुम्हारी गंदी की हुई लैट्रिन बाथरूम धो रही हूँ। कई बार बता चुकी हूँ, क्यों बार बार आजकल पूछते हो? तुम कहाँ के हो, कौन से जिले के हो, कौन से गांव के हो? ये तुमको कौन सी बीमारी पकड़ ली है मेरा पता पूछने की? रईस अहमद खान गुर्राते हुआ बोला, क्यों, बताने में तकलीफ हो रही है क्या? यादव भाई, और कुछ तुमको पूछना है? वह भी गुस्से में बोली थी। रईस अहमद खान बोला, तुम यादव हो या नहीं, पर मैं मान गया हूँ कि तुम यादव हो और उत्तर प्रदेश की हो। ये तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठा राम गुलाम भी तो उत्तर प्रदेश का ही है। क्यों राम गुलाम? यादव भाई, एक बात पूछनी है तुमसे, कई दिनों से मन में थी, आज पूछ ही लेता हूँ, उत्तर दे दोगी क्या? रईस अहमद खान, तुम्हारे धर्म में, रईस अहमद खान यादव भाई से पूछा, भाई तुम्हारे धर्म में सबसे छोटी जाति कौन सी होती है, जिसको छूने से भी आदमी अपवित्र हो जाता है? यादव भाई बोली, आदमी के छूने से आदमी कैसे अपवित्र होगा? रईस अहमद खान बोला, अच्छा, तो तू भी छोटी जात की ही है। खैर छोड़, सबसे छोटी जात कौन सी होती है तुम्हारे धर्म में, ये तो बता दे। यादव भाई बिना सोचे समझे झट दे बोल दी, धोबी। रईस अहमद खान, क्या यादव भाई, इतना भी मालूम नहीं है? रईस अहमद खान बोला, क्या यादव भाई, तुमको यह भी मालूम नहीं है? अरे चमार सबसे छोटी जात होती है तुम्हारे धर्म में। राम गुलाम की तरफ इशारा करके बोले जा रहा था। रईस चपरासी की बात सुनकर राम गुलाम का खून तो खौल गया, पर अभी नौकरी में महीना भर भी नहीं बीता था, अपमान का जहर पीकर चुप रह गया था। इतने में बड़े साहब के कक्ष की काल बेल बजी। रईस दौड़ा दौड़ा चल पड़ा और उल्टे पांव बाहर आया। बोला, अरे ओ राम गुलाम, साहब तुमको बुला रहे हैं, जा, याद रखना मेरी शिकायत न करना, वरना बहुत बुरा होगा। राम गुलाम बोला, ए साहब के सामने हाजिर हुआ। राम गुलाम उसको बोला, ठीक है, देखते हैं, और कहते हुए वो साहब के पास गया और साहब से पूछा, साहब क्या आदेश है? ए साहब बोले, जो काम दिया था हो गया, वो लेटर भी तैयार हो गया क्या? राम गुलाम बोला, हाँ सर, ये हैं सातों पत्र। कहते हुए साहब के सामने वह रख दिया। ए साहब बोले, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। इतने में चंद्रमणि आ गए। साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। साहब ने सभी पत्र चंद्रमणि के सामने रख दिए और बोले, देखो चंद्रमणि, कितना हार्ड वर्कर है राम गुलाम, ऐसा ही रहा तो बहुत आगे जाएगा, अच्छा पढ़ा लिखा भी है। चंद्रमणि बोला, जी सर, काम करना तो कोई राम गुलाम से सीखे। सर, कुछ लोग राम गुलाम की खिलाफत कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। ए साहब बोले, वे लोग सच्चे इंसान नहीं हैं। जातिवाद तो देश की सबसे घातक बीमारी है। अफसोस है, कुछ पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदे पर भी
रहकर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चंद्रमणि, मैं जान गया हूँ सब कुछ। राम गुलाम के धैर्य की परीक्षा मुझे नहीं लेनी है, मैं पहचान गया हूँ। देखना, जो लोग खिलाफत कर रहे हैं एक दिन गिड़गिड़ाएंगे राम गुलाम के सामने, उसी को सलाम ठोकेंगे। चंद्रमणि बोला, राम गुलाम कितना अच्छा काम कर रहा है, कोई मीन में खिसके काम से निकालने लायक होता ही नहीं। इसके बाद भी चपरासी रईस विनोद बाबू और कुछ लोग उत्पीड़ित कर रहे हैं जात बिरादरी के नाम पर। विनोद बाबू तो कई बार तो बिना काम के दस्तावेज राम गुलाम को टाइप करने को दे देते हैं। बेचारा नया आदमी इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है कि कुछ पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हों। सबसे कम तनख्वाह पाने वाला राम गुलाम ही है, सबसे ज़्यादा काम करने वाला। सबसे ज़्यादा राम गुलाम ही काम करता है। पढ़ाई लिखाई में बीसी बैठेगा। गंवारों की बात तो छोड़ो, पढ़े लिखे लोग भी शोषण कर रहे हैं। अन्याय हो रहा है साहब राम गुलाम के साथ। राम गुलाम चुपचाप सुनता रहा। ए साहब, चंद्रमणि बाबू, हाथी चलता है। ए साहब, जो दफ्तर के बड़े साहब थे, बोले, चंद्रमणि बाबू, याद रखो, हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। जब वह पीछे मुड़ता है तो सब अपनी अपनी माद की ओर भागते हैं। राम गुलाम, तुम ऐसा नहीं करना अभी, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। राम गुलाम सहमत में सिर लाया और बोला, समझ गया साहब। चंद्रमणि सर, आजकल लोग आदमी की पहचान करने में भी मतलब तलाशते हैं। भले ही आदमी कितना ही ईमानदार, वफादार, हार्ड वर्कर क्यों न हो, यदि वह चापलूस नहीं है तो सबसे निकम्मा है। सर, आप जैसे लोग बिरले ही होते हैं जो आदमी की प्रतिभा को तराशते हैं। ए साहब बोले, चंद्रमणि बाबू, काम प्यारा होना चाहिए। हम सभी संस्था के लिए काम करते हैं। ईमानदारी से संस्था हित में काम करना चाहिए। इसी में समाज और देश की भलाई भी है। जाति धर्म के झगड़े में पड़कर आदमी अपना अहित तो करता ही है, देश समाज का भी कर बैठता है। दुनिया में बदनामी भी होती है। आदमी तो आदमियत के प्रति अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। आदमी को आदमियत के प्रति अपना फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। आदमी आज है, कल नहीं। ईमानदारी से किया गया काम ही तो याद रहता है। देखो राम गुलाम, जिस लगन से तुम काम कर रहे हो, करते रहो। जरूर एक दिन अपने मकसद को हासिल कर लोगे। चंद्रमणि बोला, हाँ राम गुलाम, बाधाओं से नहीं घबराना, बोने दो। जी भर कर विष जो बो रहे हैं, विष बोने वाले खुद एक दिन पछताएंगे। बोने दो, विष जो बो रहे हैं, एक दिन यही विष उनके सांसों में खुलेगा। लगन से काम करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। राम गुलाम बोला, मैं अपने फर्ज को नहीं भूलूंगा सर, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता रहूँगा आप लोगों के मार्गदर्शन में। साहब बोले, ऐसे ही लगे रहो बेटा, तरक्की तुमको जरूर मिलेगी। देखना, एक दिन तरक्की तुम्हारे पास चल कर आएगी। तुम्हें तरक्की के लिए नहीं भागना पड़ेगा। तुम्हारा काम देखकर तरक्की तुम्हारे पीछे आएगी।
चंद्रमणि बोला, साहब अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं। राम गुलाम साहब की बात याद रखना। राम गुलाम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता, पर 8वीं फेल चपरासी रईस साजिश रचने से बाज नहीं आता। अपनी साजिश में रईस विनोद बाबू जैसे और जातिवाद को और बढ़ावा देने वालों को शामिल करता और राम गुलाम को परेशान करता ताकि वह नौकरी छोड़कर भाग जाए। राम गुलाम रईस के षड्यंत्र को समझ गया था। इंसानियत के दुश्मनों से बचकर रहता, लेकिन ये दुश्मन कहाँ मानने वाले, विष तो बोते ही रहते थे। कुछ साल के बाद ए साहब का स्थानांतरण हो गया। धीरे धीरे दशक बीत गया, पर रईस का जहर उगलना कम नहीं हुआ। अब राम गुलाम को अपने काम और ज्ञान पर भरोसा था। इसी बीच चपरासी रईस ने अपना स्थानांतरण बनारस करवा लिया। बनारस में चपरासी रईस की अपनी औकात का पता चल गया। दिल्ली में बैठे कई बड़े अधिकारियों के सपोर्ट से वह राम गुलाम के खिलाफ आग उगलता रहता था। उन्हीं अधिकारियों के सहयोग से बनारस ट्रांसफर करवाया था और 6 महीने में फिर वापस भी आ गया और पहले से अधिक राम गुलाम का विरोध करने लगा। चाय पानी तक देना बंद कर दिया। बोलता, कब तक अछूत को चाय पानी पिलाऊंगा। इसके लिए राम गुलाम को लड़ाई भी लड़ना पड़ा। खैर, जीता राम गुलाम ही। बहुत बड़े सामंतवादी अधिकारी का सिर पर हाथ होने की वजह से रईस चपरासी जातिवाद का कट्टर समर्थक था और बनारस से वापस आने के बाद तो बब्बर शेर हो गया था। वह राम गुलाम के खिलाफ कुछ और अधिकारियों को मिलाकर दुष्प्रचार करने लगा कि राम गुलाम चमार है। अपनी जाति का सहारा लेकर हम उच्च धर्म और जाति वालों की खिलाफत करता है। षड्यंत्र के तहत यह झूठी शिकायत ऊपर तक पहुंच गई। बड़े बड़े सामंतवादी अधिकारियों ने काले पानी की सजा दे दी। राम गुलाम के सिर पर ऐसा इल्जाम मारना शुरू हुआ कि यह सिलसिला कभी नहीं रुका और उसकी सारी योग्यताएं धरी की धरी रह गईं। संभवतः इसीलिए कि एक बड़ी कंपनी के दफ्तर में वह तथाकथित इकलौता छोटी जाति का था। इतने भयावह विरोध के बाद भी राम गुलाम अपने कर्म और फर्ज को ईमानदारी से समर्पित रहा। वह ऐसा भयावह विरोध के तूफान में फंसा रहकर भी बड़ी बड़ी शैक्षणिक डिग्रियां भी हासिल कर लिया, परंतु राम गुलाम का आवेदन जातिवाद के पोषकों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उल्टे ऐसे हादसे निर्मित किए गए कि राम गुलाम नौकरी तक छोड़ दे। लेकिन राम गुलाम बूढ़े माँ बाप की आंखों के आंसू और परिवार के लिए शोषण उत्पीड़न का जहर पीता रहा। इस जहर ने तो उसे तरक्की नहीं दी, पर डायबिटीज जैसी बीमारी जरूर दे दी। क्षमा करें। राम गुलाम जब बहुत दुखी होता तो बुद्ध भगवान के आगे शिकायत भरे लहजे में कहता, भगवान, दूसरों की तकदीर में कैद करने वालों को सद्बुद्धि दो। दूसरा उपाय भी तो नहीं था। बस इनसे छुटकारा पाने का तरीका
नौकरी छोड़ना ही था। ऐसा राम गुलाम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे बूढ़े माँ बाप के आंसू पोंछने थे और परिवार को शिक्षित करना था। क्षमा करें। इसलिए वह शोषण अत्याचार सह रहा था। तपस्या मानकर वह अपने मन की भड़ास भगवान के सामने निकाल लेता। कभी कभी, क्योंकि विषमतावादी समाज में कमजोर का तो कोई सुनने वाला नहीं होता। सब कमजोर के जीवन में मुट्ठी भर आग भरने का ही तो भरसक प्रयास करते हैं, ताकि वे दबे कुचले रहे, सिर उठाकर चलना न सीखें और गुलाम बने रहें। राम गुलाम का अपने फर्ज के प्रति समर्पण वक्त के कैनवास पर चिन्ह छोड़ने शुरू कर दिए थे, जिससे उसकी उजली पहचान तो उभरने लगी, पर उसके दिल के जख्म ताजे कर देने वाले भेदभाव के शोले उगलने वाले और आगे बढ़े रहते थे। एक नौकरी में तो राम गुलाम को तरक्की नहीं मिली, पर वह समाज सेवा के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर लिया। सामाजिक बुराइयों से निपटने के विचार उसके मन में चलते रहते। राम गुलाम सुर्ख आंखों और माथे पर चिंता की मोटी मोटी लकीरें लिए उधेड़ बुन में उलझा रहता था। इसी बीच सत्यनारायण बाबू आ गए। उसकी दशा देखकर बोले, क्यों राम गुलाम, खुद को मिटा दोगे क्या? राम गुलाम बोला, हाँ बाबू, मानवीय समानता के लिए। सत्यनारायण बोले, क्या? राम गुलाम, हाँ बाबू, मानवीय भेद के आंसू से कब तक बेमौत मरते रहेंगे? जाति भेदभाव और रई जैसे चपरासी का जुर्म कब तक ढूंढना होगा? बाबू, ऐसे जुर्मों ने ही तो दबे कुचलों के अस्तित्व को रौंद रखा है। सदियों से शोषितों को सम्मान और भरपूर तरक्की का मौका चाहिए कि नहीं? सत्यनारायण बाबू बोले, क्यों नहीं? तुम जैसे निरापद लोग कब तक जुल्म सहते रहेंगे? जाति भेदभाव खत्म होना चाहिए। कब तक यह दैत्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचितों का हक छीनकर खून के आंसू रुलाता रहेगा? कब तक राम गुलाम तुम जैसी प्रतिभाओं का दमन होता रहेगा? अब तो भेदभाव देश के लिए नासूर बन गया है। इसके इलाज में ही देश और समाज की तंदुरुस्ती है। राम गुलाम बोला, सत्यनारायण बाबू, विषमतावादी समाज में पैदा हुआ जातिवाद के पोषक स्वधर्मी ही नहीं, मुर्दाखोर गैर धर्मी रई जैसे चपरासी तक का जख्म पाया हूँ। सत्यनारायण बाबू, मुर्दाखोरों का दिया जख्म तो इस जीवन से नहीं जा सकता, इस जीवन से भर नहीं जा सकता। यह दर्द तो सालता रहेगा, पर सुकून जरूर मिल सकता है। सत्यनारायण बोले, वह कैसे राम गुलाम? राम गुलाम बोला, समतावादी समाज की गोद में मरकर। सत्यनारायण बोले, क्या दे पाएगा शोषितों वंचितों को विखंडित समाज? राम गुलाम जी, दे सकता है सामाजिक समानता, आर्थिक समानता का अधिकार और बराबरी का सामाजिक हक भी। भाई बहनों, यह कहानी थी निरापद। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप
अवश्य अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि संभव हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।